हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड सेकंड ईयर की हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो अपना टॉपिक आज चालू करते हैं हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है, उसकी साम्राज्यवादी नीति को कौन आगे बढ़ाता है, कौन कौन से इसमें वंश होते हैं, उन वंशों में कौन कौन राजा होते हैं और उनकी नीतियाँ क्या होती है, उनकी विजय अभियान, युद्ध अभियान, उनकी उनकी उपलब्धियों के बारे में आज हम चालू करते हैं। तो मैंने लिखा है, देखो मगध साम्राज्य मुख्य रूप से कहाँ है वो देखो। मगध साम्राज्य की स्थापना कहाँ होती है? तो अपने भारत में जो है बिहार राज्य है ना, बिहार में मगध साम्राज्य स्थापित होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय में। कितने वंश होते हैं इसके अंदर? इसके अंतर्गत 4 वंशों की स्थापना होती है। 4 वंश मुख्य रूप से मगध साम्राज्य के अंदर हम पढ़ेंगे। कौन कौन से है उसमें से? पहला है हर्यक वंश, पहला हर्यक वंश है, फिर नागवंश है, फिर है नंद वंश और चौथा वंश आता है यहाँ पे मौर्य वंश। तो जो मौर्य वंश है वो महत्वपूर्ण है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो पहला वंश है हर्यक वंश, हर्यक वंश में मुख्य रूप से 2 ही राजा इम्पोर्टेंट है, उन्हीं की नीतियों को, उन्हीं की उपलब्धियों को पढ़ना है हमें। जिसमें है बिंबिसार जो कि इस वंश की स्थापना करता है, उसके बाद में इसका बेटा है अजातशत्रु। तो चलो ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश में राजा है बिंबिसार। ये मैंने लिखा है यहाँ पे बिंबिसार के बारे में। इनके अगर शासन काल के बारे में लिखें हम कि हर्यक वंश कब स्थापित होता है, नागवंश, तो निश्चित नहीं है, सबका अलग अलग ही है। तो हम सीधा वंश को ही उठाते हैं, उसके नाम को लेके चलते हैं। हर्यक वंश में सबसे पहला राजा है बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ स्रोत नहीं मिलते हैं। एक बात ये कि जब हम हमारा जो सिलेबस है वो प्राचीन भारत के ऊपर है। प्राचीन भारत ऐसा है कि मुख्य रूप से स्रोतों के अभाव के चलते जो है ना पूरी तरह से वो सत्य साबित नहीं होता है, क्योंकि स्रोतों के अभाव है। जैसे कोई भी स्रोत मान लो, ऐसे तो है पुरातत्व स्रोत भी है, साहित्य स्रोत है, परंतु जो ऑथेंटिक स्रोत हमें मिलते हैं वो कम संख्या में मिलते हैं। इसी कारण हम कुछ इतिहासकार जो है ना किंवदंतियों के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार जो है ये प्राचीन इतिहास को लिखते हैं। तो हम चालू करते हैं राजा बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है, और उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी विस्तारवादी नीति है ना, उसमें कौन 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 से तरीकों को वो अपनाता है। एक बात ध्यान देने वाली बात है, कोई भी राजा जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है ना, तो वो क्या करेगा कि वो अपने दुश्मनों की संख्या तो कम करना चाहता है और दोस्तों की संख्या बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर जो बिंबिसार राजा है वो भी यही नीति अपनाएगा। वो ये सोचता है कि अगर मुझे अपने साम्राज्य को पूरे भारत में, उत्तर भारत में या विदेशों में भी फैलाना है ना, तो मुझे दोस्तों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मुझे मित्र ज़्यादा बनाने पड़ेंगे कि अगर मेरे पड़ोस की कोई शक्ति मेरे ऊपर आक्रमण करती है तो मेरे साइड वाली शक्ति जो है ना वो मेरा सहयोग करे, मुझे बोलना ना पड़े, ऐसा कुछ। तो वो जिस नीति को अपनाते हैं वो नीति है उनकी, एक तो वैवाहिक नीति है, एक है राजनीतिक नीति। बिंबिसार साम्राज्य के विस्तार के लिए एक तो वैवाहिक नीति को अपनाते हैं, वैवाहिक नीति। दूसरी नीति है उनकी राजनीतिक नीति। राजनीतिक संबंधों के द्वारा, राजनीतिक संधि समझौते के तहत जो है ना साम्राज्य का विस्तार करते हैं ये। कुछ स्रोत जो कि हर्यक वंश के बारे में बताते हैं, जैसे कि पुराणों से, बौद्ध ग्रंथों से हर्यक वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण वगैरह है जो है ना, ब्राह्मण पुराण, ये चीजें, ब्राह्मण साहित्य। तो पुराणों से हमें पता चलता है कि जो हर्यक वंश का राजा है बिंबिसार, जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत 80,000 ग्रामों की संख्या बताई गई है कि उसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे। और दूसरी बात ये कि उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया था, सेना के ऊपर ज्यादा पैसा उसने खर्च किया था, क्योंकि एक राजा, अच्छा राजा, एक अच्छा योग्य राजा जो है ना, अच्छी सोच का राजा क्या सोचता है कि अगर मेरे देश की जनता को सुरक्षा महसूस होगी तो वो जो जनता है वो मेरे मेरे नियमों को मानेगी, मेरे अनुसार चलेगी, मेरा कहा हुआ करेगी। तो उनकी सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है और मैं क्या करूं, एक तो सेना जो है ना मजबूत होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि पैसे जो है ना वो राजस्व जो है ना वो कोष के अंदर होने चाहिए, पैसों की कमी ना होए, सेना मजबूत रहे तो एक राज्य लंबे समय तक स्थायी रह पाता है।
तो यही नीति अपनाते हैं राजा बिंबिसार। वो सेना का स्थायित्व करते हैं, सेना जो है ना, एक स्थायी सेना की स्थापना करते हैं। स्थायी सेना का मतलब जो कि कभी भी अगर युद्ध रातों में भी हो जाए तो वो तैयार रहे, ऐसी मजबूत और सुदृढ़ सेना बनाते हैं राजा बिंबिसार। तो इनके वैवाहिक संबंधों को चालू करते हैं, जैसे इन्होंने कौन-कौन से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कहाँ-कहाँ। इससे पहले एक बात ये याद रखो कि जो बिहार राज्य है ना, वहाँ पे पटना उसकी राजधानी है। तत्कालीन समय में उसको पाटलिपुत्र कहा गया था, ये बात की बात। इससे पहले की बात ये है कि राजा बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था बिहार में ही एक जगह है राजगृह को। राजगृह उसको बोला जाता है, उसी को गिरिव्रज बोला जाता है। गिरिवर्ज। तो जो राजगृह है नगर है ना, वो एक प्रकार से काफी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मुख्य रूप से वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैंने उन पहाड़ियों के नाम लिखे हैं यहाँ पे। एक है बराह की पहाड़ी, एक है वृषभ की पहाड़ी, एक है ऋषभ की पहाड़ी, एक है चित्सक की और एक वेबार की। मुख्य 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नगर बनाया था राजा बिंबिसार ने, ताकि क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से एक नगर का निर्माण किया गया है। कल को अगर आक्रमण हो जाए तो पहाड़ियों के चलते जो शत्रु सेना है ना, वो आसानी से महल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। ये बात थी। तो राजधानी है हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के समय में है राजगृह, या उसको गिरिवर्ज भी बोलते हैं, ये है राजधानी। फिर उन्होंने कौन-कौन सी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कहाँ-कहाँ किए वो देखो। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में मैंने बताया था जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे एक महाजनपद है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी है श्रावस्ती, ठीक है। वर्तमान में यूपी में है ये। और यहाँ पर है मगध महाजनपद। तो मुख्य रूप से मगध साम्राज्य के अंतर्गत मगध महाजनपद को ही पढ़ना है। और मगध महाजनपद ने किस किस महाजनपद को अपने नियंत्रण में और अपने कंट्रोल में लिया था, वो चीजें पढ़नी है हमें। तो यहाँ पर राजा बिंबिसार ने कौशल महाजनपद के साथ में क्या होता है कि युद्ध होता है। कौशल महाजनपद का एक राजा है, उसका नाम है यहाँ पे परसेनजीत। परसेनजीत। तो बिंबिसार के द्वारा एक बड़ी सेना के साथ में जो है ना, कौशल के ऊपर अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। और कुछ दिनों के बाद में जो है ना, कुछ दिनों तक युद्ध चलता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि कौशल का राजा प्रसेनजीत जो है ना, वो हार जाता है इस युद्ध में और बिंबिसार की विजय होती है। और इस युद्ध के बाद में एक संधि होती है, और संधि का परिणाम क्या निकलता है वो देखो। युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? कौशल एक तरफ है और एक तरफ है मगध, ठीक है। मगध का राजा है यहाँ पे बिंबिसार, सेना का नेतृत्व कर रहा है। और कौशल का राजा है यहाँ पे परसेनजीत, राजा का नाम है परसेनजीत, ठीक है। तो परिणाम क्या निकलता है कि परसेनजीत हार जाता है, बिंबिसार जीत जाता है और बाद में संधि होती है। संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार से होती है कि एक तो पहली शर्त तो हर संधि की यही होगी कि जो युद्ध में हारा है, जो शक्ति युद्ध में हारी है, वही युद्ध का हर्जाना चुकाएगी। तो युद्ध का हर्जाना चुकाना था कौशल महाजनपद को पहली बार। दूसरी बात ये थी कि कौशल महाजनपद अब मगध साम्राज्य के अधिकार में रहेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। तीसरी बात ये थी कि कौशल के अंडर में ही एक दूसरा नगर था, दूसरा महाजनपद था, उसका नाम था काशी महाजनपद। तो एक व्यवहार संबंध स्थापित किया जाता है यहाँ पर। वो होता है कौशल के राजा परसेनजीत की एक बहन होती है, उसका नाम होता है महाकोसला। उस महाकोसला, या फिर बोल दो उसको महाकोसली भी उसका नाम मिलता है, ठीक है। महाकोसली या महाकोसला का विवाह होता है राजा बिंबिसार के साथ में। और उस विवाह के में जो दहेज दिया जाता है, वो दहेज होता है काशी राज्य को। काशी राज्य को दहेज में दिया जाता है। और 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ऐसे कहा जाता है कि 1 लाख रुपए का दहेज के रूप में काशी को दिया जाता है। काशी दहेज में मगध को मिल गया। कौशल के साथ में अच्छे संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, इसके मतलब आप रिश्तेदार बन गए हो। और आप रिश्तेदार बन गए हो तो न चाहते हुए भी आपको जो है ना सहायता देनी पड़ेगी अपने जमाई को, बिंबिसार को। कौशल अब बन गया मगध से, ये इस प्रकार से होता है। इसके बाद में जब बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु गद्दी पे बैठेगा ना, तो ये परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति कुछ अलग ही हो जाएगी। ये जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे
भी अच्छे अच्छे पल आ रहे हैं ना, ये सब तहस नहस हो जाएंगे अजस्त्र के टाइम में। ये इनका पहला वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुका है, पहली शादी हो गई बिंबिसार की। सीधी बात यही है कि बिंबिसार ने एक ग्रंथ है महावज्ञ जातक नाम का, तो एक उस ग्रंथ में जो है ना बिंबिसार की टोटल 500 प्लस रानियां बताई गई है, 500 से भी ज्यादा रानियों की संख्या मिलती है बिंबिसार ने। मतलब सीधा उसने शादी को आधार बनाया था दोस्त बनाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, ये बात है। दूसरा इनका विवाह संबंध स्थापित होता है वज्जी के साथ में। तो मगध महाजनपद के उत्तर में जो है, मगध महाजनपद के उत्तर में एक महाजनपद है, उसका नाम है वज्जी, वज्जी महाजनपद, वज्जी। इस वज्जी महाजनपद में जो राजा है वो है लिच्छवी वंशीय राजा। कौन सा वंश है यहाँ पे? लिच्छवी वंश। लिच्छवी वंश यहाँ पे राज्य कर रहा है वज्जी में, और वज्जी की राजधानी है यहाँ पर वैशाली, और वैशाली का राजा है, उसका नाम है, राजा कौन है? चेटक राजा है। ठीक है, इतनी बात एक बार के लिए देखो, याद करो कि मगध साम्राज्य के उत्तर में है वज्जी साम्राज्य। उत्तर में मतलब ये नहीं कि भारत से बाहर चला गया, नहीं, ये मगध के अंदर ही है। यहाँ पर मगध के उत्तर में ही वज्जी है। थोड़ा मैंने लिखा है बाहर सिर्फ समझने के उद्देश्य से कि मगध साम्राज्य के उत्तर में वज्जी महाजनपद है, और वज्जी जो महाजनपद है वो 8 गणराज्यों का संघ है, कि वज्जी अपने आप में बहुत मजबूत है, ठीक है, और उसको तोड़ना नामुमकिन है भाई। और हालांकि उसको तोड़ा भी जाता है, उसका विखंडन भी होता है, वो बाद में बिंबिसार का बेटा करता है। उसके समय में बहुत ही एक अलग इंटरेस्टिंग कहानी होती है, वो हम अजस्त्र के समय में देखेंगे। यहाँ पर हमें जो चीज देखनी है वो ये है कि वज्जी जो महाजनपद की राजधानी है वैशाली, वहां पर जो वंशीय राजा है वो लिच्छवी वंशीय राजा राज करते हैं, और राजा है यहाँ पे चेटक। तो क्या होता है यहाँ पे, फिर बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार का और वज्जी संघ का जब वो होता है, युद्ध होता है ना, तो युद्ध का परिणाम अनिर्णायक रहता है। अनिर्णायक का मतलब ऐसे भी है कि बिंबिसार जो है ना इस युद्ध को जीत जाता है, और युद्ध के परिणाम स्वरूप फिर क्या होता है, संधि होती है, और संधि के तहत वही फिर शादी ब्याह किए जाएंगे। और यहाँ पे जब शादी होती है बिंबिसार की, तो उनकी बेटी है, चेटक की पुत्री है, उसका नाम है चेलना। चेलना, पुत्री का नाम क्या है? चेलना। चेटक की पुत्री है चेलना, उसकी शादी बिंबिसार के साथ हो जाती है, और इसी चेलना का पुत्र होता है अजातशत्रु। ये बात है, तो अजातशत्रु की माता का नाम क्या है? चेलना। ये इनके वैवाहिक संबंध हो गए, 2 हो गए। एक इन्होंने इधर पंजाब की साइड एक महाजन वो था, कुरु के आसपास था एक महाजनपद, मध्य प्रदेश था एक, मध्य प्रदेश में एक राजकुमारी थी, उसका नाम था खेमा। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश पूर्व महाजनपद के आसपास ही है, ये पंजाब से लगता हुआ। तो क्षेमा नाम था उस राजकुमारी का। तो क्षेमा के साथ में बिंबिसार ने शादी की थी, चेलना के साथ में शादी की थी, और कौशल की जो राजकुमारी थी महाकौशला, उसके साथ में शादी की थी। एक ये थी इनकी वैवाहिक नीतियां। मैंने यहाँ पे दूसरी नीति लिखी है इनकी, राजनीतिक नीति। राजनीतिक नीति थोड़ा सा इस प्रकार से आती है कि एक घटना है अवंती की, जो मध्य भारत में एक महाजनपद है अवंती महाजनपद, ठीक है, जिसकी राजधानी है उज्जैनी, ठीक है। तो अवंती महाजनपद में एक राजा होता है तत्कालीन समय में, उसका नाम है चंड प्रदोत नाम का राजा। तो भाई क्या होता है ना, ये बीमार पड़ जाता है। बीमार भी कैसी बीमारी कि जिसका कोई इलाज ना हो, इलाज हो परंतु किसी को पता ना हो, कोई ऐसा वैद्य नहीं। तो क्या होता है ना कि बीमारी कौन सी, इसको पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग आज के समय में, उस पांडु रोग को हम कह सकते हैं कि खून की कमी, एनीमिया हो गया था इसको भाई, खून की कमी आ गई थी। और इसके जो दरबार के, इसके राज्य के जो वैद्य थे ना, राज वैद्य, उनकी समझ से बाहर हो गया था। इन्होंने अपना उपचार हर सम कोशिश करके देख ली थी, परंतु वो जो है ना निरोगी नहीं हो रहे थे, वो ठीक नहीं हो रहे थे। कौन? चंड प्रदोत राजा। तो जब ये बात अलग अलग राज्यों में फैली कि ऐसे ऐसे अवंती तो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि राजा जो है ना मृत शैया पे सोया हुआ है, कभी भी वो जो है ना सब रंग सुधार सकता है, कभी भी उनकी मृत्यु, ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें फैलने लग जाती है। ऐसी अफवाह फिर एक मगध में भी आती है, बिंबिसार के पास में भी पहुंचती है। फिर बिंबिसार थोड़ा तिगड़म लगाता है, वो दूरदृष्टा सोचता है कि ऐसे मैं क्या करूं कि मेरे मेरे को जो है ना इन द फ्यूचर मेरे को उनका सहयोग मिल जाए। तो वो यहाँ पर वो ये तिगड़म लगाते हैं कि क्यों ना मैं अपना एक वेद्य उनके पास में भेज दूं। तो क्या होता है ना कि बिंबिसार के द्वारा अपना एक राजवेद्य
जिसका नाम था जीवक, भेजा जाता है अवंती में। अवंती में भेजा गया है राजवेद्य, किसका? बिंबिसार ने अपना राजवेद्य जीवक जिसका नाम है उसको भेजा है अवंती में, किसका उपचार करने के लिए? राजा चंड प्रद्योत का उपचार करने के लिए। और ऐसा होता ही है, जीवक के द्वारा चंड प्रद्योत को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है, खून की कमी दूर हो जाती है, अब वो वापिस वैसे ही जो है ना स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत थी जो बिंबिसार के द्वारा की गई थी अपनी दूरदृष्टता की नीति को अपनाते हुए। और यहाँ पर जो है ना उसको एक अच्छा मित्र फ्यूचर में जो उसका साथ देगा, अच्छा उसको मित्र मिल गया था। और ये उसकी एक प्रकार से राजनीतिक उपलब्धि थी उसकी, ये किसकी? राजा बिंबिसार की। तो ये इनकी नीतियां थी, योजनाएं जो कि उसने अपने साम्राज्यवादी नीति को प्रसारित करने के उद्देश्य से चलाई थी राजा बिंबिसार ने। तो हम कल की क्लास में बिंबिसार के पुत्र अजास्त्रु को पढ़ेंगे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट जो वंश है, नागवंश है, नंद वंश, ये थोड़े छोटे छोटे वंश ही है, ज्यादा कुछ नहीं आता इनमें से। जो मुख्य अपने सिलेबस में है वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य को और अशोक महान को हमें पढ़ना है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ना है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।